नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल के दूसरे चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अम्ल और क्षारक में अंतर लिखिए। क्या दिया गया? अम्ल और क्षारक में अंतर लिखिए। इस क्वेश्चन को आपसे दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। तो दूसरी तरह किस तरह पूछा जा सकता है? कैसे? अम्ल व क्षारक की विशेषताएं लिखिए, इस तरह पूछा जा सकता है। या जैसे कि पहला ही क्वेश्चन दिया था, अम्ल और क्षारक में अंतर लिखिए। इन दोनों टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं? अम्ल और क्षार। तो अम्ल में पहला पॉइंट है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षारक क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जस्ट उसी का क्या है? उल्टा है ये। और दूसरा पॉइंट है, अम्ल ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षारक ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है, अम्ल ये क्षार को उदासीन करते हैं, जबकि ये अम्ल को उदासीन करते हैं। जो अम्ल होते हैं वो क्षार को करते हैं, और जो क्षार होते हैं वो अम्ल को करते हैं उदासीन। फोर्थ पॉइंट है, ये छूने पर चिकने नहीं होते। कौन? जो ये अम्ल होते हैं ये छूने पर चिकने नहीं होते, जबकि जो क्षारक होते हैं ये क्या होते हैं? छूने पर चिकने होते हैं। छूने पे क्या होते हैं? चिकने होते हैं। तो अम्ल में फिफ्थ पॉइंट है, ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जो अम्ल होते हैं जब इनकी क्रिया धातु से होती है तो ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl। HCl क्या है? एक अम्ल है। तो HCl क्या है? एक अम्ल है। HCl को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl क्या है? एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो अम्ल क्या होता है? जब अम्ल की क्रिया किसी धातु से होती है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है? निकलती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? निकलती है। क्षार में क्या होता है? ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। क्षार क्या होता है? क्षार क्या होता है? ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। जैसे NaOH। क्या है? NaOH। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है? अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार ये स्वाद में कड़वे होते हैं। सेकंड पॉइंट है, अम्ल ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षार ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल ये क्षार को उदासीन करते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं ये अम्ल को उदासीन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, अम्ल में ये छूने पर चिकने नहीं होते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं छूने पर चिकने होते हैं। अम्ल में फिफ्थ पॉइंट है, ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, जैसे HCl। जो क्षार होते हैं धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देते, जैसे NaOH। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो अम्ल और क्षारक में अंतर लिखिए, या दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए अम्ल व क्षारक की विशेषताएं लिखिए, तो आप इस तरह से उसका आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो क्यों नहीं रखने चाहिए, तो उसका आंसर हम क्या दे सकते हैं? दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। जो दही होती है और जो खट्टे पदार्थ होते उनमें क्या होता है? अम्ल पाया जाता है। उनमें क्या होता है? अम्ल पाया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा, जो अम्ल होते हैं इसी का पहला पॉइंट क्या था? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक उसी पर जो दही भी होती, कैसी होती है? स्वाद में वो खट्टी भी होती है। स्वाद में कैसी होती? खट्टी होती है। तो वही लिखा गया यहाँ पे, वही बताया गया है। दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। क्या? तो दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। ये धातु से क्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन देते हैं। क्या होते हैं? ये धातु से क्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन देते हैं, और वह धातु संक्षारण हो जाती है। संक्षारण यानी जो धातु होती नष्ट हो जाती है। अगर आप लोगों को यहाँ पे संक्षारण का मतलब नहीं पता चल रहा है, तो इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर और उस चैप्टर में मैंने संक्षारण क्या होता है उसको पूरी तरह से डिटेल में बताया है। अगर आपने अभी इसके पहला चैप्टर उसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें संक्षारण को मैंने बताया। अगर आप अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उस
चैप्टर को पढ़ सकते हैं डिटेल में और संचालन क्या होता है इसके बारे में जान सकते हैं। तो क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, वह धातु संक्षारण हो जाती है यानी नष्ट हो जाती है। इसी कारण पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा था, तांबे एवं पीतल के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, अतः यह धातु से क्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन देते हैं, जिससे धातु क्या होती है, नष्ट हो जाती है यानी संक्षरण हो जाती है। इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। आई होप आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन क्यों करता है? तो क्यों करता है, जल में घुलने पर अम्ल, क्या होने पर, जल में घुलने पर अम्ल विघटित होकर आयनों का निर्माण करता है। क्या होता है, जल में घुलने पर अम्ल विघटित होकर आयनों का निर्माण करता है और यह आयन वैद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जो ये आयन होते हैं किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? और ये जो आयन होते हैं वैद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, जो HCl यानी जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया H2O जल से होती है तो H3O हाइड्रोलिक अम्ल बनता है। कौन सा? H3O को बोलते हैं हाइड्रोलिक अम्ल। हाइड्रोलिक अम्ल बनता है प्लस Cl यानी क्लोरीन गैस निकल जाती है। क्या होती है, क्लोरीन गैस निकल जाती है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा था, अम्ल का जलीय विलयन जो होता है विद्युत का चालन क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि जो अम्ल होता है जल में घुलने पर विघटित होकर आयनों का निर्माण करता है और यह आयन वैद्युत चालन के रूप में उत्तरदायी होते हैं। और जो ये आयन क्या होते हैं, वैद्युत चालन के रूप में उत्तरदायी होते हैं। और जैसे कि हम लोग ने अभी जस्ट एग्जांपल पढ़ा, क्या, जब HCl क्या है, एक अम्ल है, जब इसकी क्रिया जल से होती है तो H3O हाइड्रोलिक, कौन सा, हाइड्रोलिक अम्ल बनता है, साथ में क्लोरीन गैस भी निकलती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस सूक्ष्म लिटमस पात्र के रंग क्यों नहीं बदलता? जो सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है और जो सूक्ष्म लिटमस पात्र का रंग क्यों नहीं बदलता? क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि जो सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल त्योजित होकर, क्या होकर, त्योजित होकर आयन नहीं देता है, अतः ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित भी नहीं करता है। क्या होता है, जो सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है त्योजित हो जाता है बट आयन नहीं देता है, अतः ये अम्लीय लक्षण भी प्रदर्शित नहीं करता, इसीलिए जो सूक्ष्म लिटमस पात्र का रंग नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि जो सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल त्योजित होकर ना ही आयन देता है अतः, और ये ना ही अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित करता है, इसीलिए जो सूक्ष्म लिटमस पात्र होता है उसका रंग नहीं बदलता है। तो इस प्रकार जो 4 क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस सूक्ष्म लिटमस पात्र के रंग को क्यों नहीं बदलता, तो इस प्रकार इसका आंसर हम दे सकते हैं। चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण दीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो उसके उदाहरण दीजिए। तो हम इसके आंसर कैसे दे सकते हैं, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या होती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल सी यू यहाँ पे क्या है, एक धातु है। सी यू क्या है, यह धातु। सी यू क्या बोलते हैं हम, कॉपर। सी यू क्या है, कॉपर क्या है, एक धातु है। जब इसकी क्रिया अम्ल यानी H2SO4 क्या है, एक अम्ल। कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब किसी धातु की क्रिया यानी जब Cu की क्रिया H2SO4 से होती है तो कौन सी गैस, पहले उसने बताया कि हाइड्रोजन गैस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है और हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, हमें उत्पाद के रूप में CuSO4 कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमें उत्पाद के रूप में कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। तो सेम इसी के अंदर यही बताया गया है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और हमें उत्पाद के रूप में कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। सेम यही नीचे भी लिखा गया है,
जब कॉपर धातु की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो कॉपर सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। सेकंड एग्जाम्पल है CaCO3। क्या दिया? CaCO3। CaCO3 की क्रिया जब 2HCl, HCl यहाँ पे क्या है? यहाँ पे HCl क्या है? HCl क्या है? एक अम्ल है। HCl कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है? एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl क्या है? एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जो CaCO3 ये क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र। किसका? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। जो CaCO3 क्या है? यह संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। जब इसकी क्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जल और CO2 क्या उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? CaCl2 उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। साथ ही इसके साथ H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है हमें? CaCl2 यानी का कैल्शियम क्लोराइड उत्पाद के रूप में कब प्राप्त होता है? जब CaCO3 किसका? संगमरमर की क्रिया जब HCl किससे? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो CaCl2 क्या है? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है। अगर पेपर में आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए अगर किसी धातु के साथ अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? उदाहरण सही बताइए। तो आप इस तरह से उसका आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुवांशिक करते हैं? क्या करते समय? अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुवांशिक करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में? क्या पूछा गया है? इसमें कह रहा है अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा क्यों करना चाहिए? चलिए हम देखते हैं क्यों करना चाहिए ऐसा। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती। क्या होता है? जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? इसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें मैंने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है उसको डिटेल में बताया है। वहाँ से आप ऊष्माक्षेपी क्या होती है इसके बारे में विजिट करके जान सकते हैं। साथ में इस जैसे कि मैंने संचरण के बारे में भी उस चैप्टर में बताया है। आप उस चैप्टर को पढ़कर समझ सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी और संचरण क्या होता है। तो क्वेश्चन में क्या था? अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुवांशिक करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। तो क्यों करते हैं? क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया कैसी होती है? अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती। ऊष्माक्षेपी कौन सी विक्रिया? ऊष्माक्षेपी वह विक्रिया होती है जिसमें क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती। क्या अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते। कौन सा अम्ल? सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। मिलाते समय अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। मिलाते समय क्या करना चाहिए? अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को कैसे मिलाना चाहिए? अम्ल को धीरे धीरे तथा जल को कैसे? कंटिन्यूसली कैसे? हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। जल में अम्ल में जल पर ऊष्माक्षेपी क्या होता है? जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल में जल पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण क्या होता है? जो मिश्रण हम बना रहे थे वो छलक कर बाहर आ जाता है और जो व्यक्ति उसे बना रहा होता है वो भी जल सकता है। क्या हो सकता है? जल सकता है। और स्थानीय ताप के कारण पात्र भी टूट सकता है। क्या होता है? इसमें यह बताया गया है जब जो अम्ल और क्षार होता है जो उसकी घुलने की प्रक्रिया होती है कैसी होती है? अत्यधिक ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी जिसमें क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब उस जल में हम कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो
हमें सावधानी के साथ करना चाहिए, सावधानी के साथ करना चाहिए। अम्ल को धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए जल में क्या मिलाना चाहिए, ताकि क्योंकि जो अम्ल में जल पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब हम अम्ल में जल को मिलाते हैं तो उसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होने के कारण जो मिश्रण होता है वो छलक के बाहर आ जाता है, और उस मिश्रण को जो व्यक्ति बना रहा होता है वो भी साथ में जल जाता है। अगर अत्यधिक स्थानीय ताप होता है जिस पात्र में हम बना रहे थे वो पात्र भी टूट सकता है। इसीलिए पूछा गया था कि क्वेश्चन में कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। जैसे कि हम लोगों ने छठे क्वेश्चन को पढ़ा था अभी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुवांशिक करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, जल में अम्ल या क्षारक को घुलने की प्रक्रिया क्या होती है, अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते समय अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। अम्ल में जल पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के कारण मिश्रण छलक कर बाहर आ जाता है तथा व्यक्ति जल सकता है, और अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण पात्र भी टूट सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुवांशिक करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अब हम चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। उसमें क्या पूछा गया है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, जल की अम्ल में विलयन को तनुकृत करते समय आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, और विलयन अधिक तनु हो जाता है। जिससे विलयन क्या होता है, और अधिक तनु हो जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में यह पूछा गया था अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती, तो कैसे प्रभावित हो जाती है, जब जल को अम्ल के विलयन में तनुकृत करते हैं तब आयन की सांद्रता में किसकी कमी हो जाती है, प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, जिससे विलयन अधिक तनु हो जाता है। क्या होता है, विलयन अधिक तनु हो जाता है, जिससे हाइड्रोनियम जो आयन होता है H3O उसकी सांद्रता क्या होती, प्रभावित हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है, जो हाइड्रोनियम आयन होता है H3O उसकी जो सांद्रता होती क्या होती, प्रभावित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार दे सकते हैं। अब हम चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो H+ आयन होता है, जो उसकी विलयन की सांद्रता होती है, उसकी विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्या होता है, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का साथ बढ़ता जाता है विलयन उतना ही अधिक होता जाता है। क्या होता है, विलयन उतना ही अधिक होता जाता है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन का साथ बढ़ता जाता है विलयन उतना ही अधिक होता जाता है। विलयन क्या होता है, उतना ही अधिक होता जाता है। तो इस प्रकार हम 8वें प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। अब हम चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया है, व्रंजक चूर्ण। क्या पूछा गया, व्रंजक चूर्ण का प्रचलित नाम, रासायनिक नाम, बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया 9वें नंबर क्वेश्चन में, व्रंजक चूर्ण का प्रचलित नाम, रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। तो जो व्रंजक चूर्ण होता है उसका प्रचलित नाम व्रंजक चूर्ण है। क्या है, व्रंजक चूर्ण है। क्या है, जो व्रंजक चूर्ण है उसका प्रचलित नाम क्या है। तो व्रंजक चूर्ण का प्रचलित नाम व्रंजक चूर्ण ही है। और व्रंजक चूर्ण को हम दूसरे शब्द में भी जानते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर
किस काम आता है, किस कपड़े धोने का काम आता है, किसमें ऊनी कपड़े धोने के काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर, इसी को हम क्या बोलते हैं, धोने का सोडा। क्या बोलते हैं, धोने का सोडा। तो जो व्रंजक चूर्ण होता है उसका प्रचलित नाम व्रंजक चूर्ण है, या ब्लीचिंग पाउडर, या धोने का सोडा। और रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। अगर हम सूत्र की बात करते हैं, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। अगर आपको रासायनिक नाम याद है तो आप इसके सूत्र को बना सकते हैं। जैसे देखिए, कैल्शियम Ca, ऑक्सीजन O, और क्लोराइड Cl2। क्लोराइड क्या होता है, Cl2। तो इसका सूत्र क्या बन गया, CaOCl2। CaOCl2 क्या होता है, CaOCl2 होता है। तो हम फिर से दोबारा रिपीट करते हैं, इसका प्रचलित नाम व्रंजक चूर्ण, या ब्लीचिंग पाउडर, या धोने का सोडा। और रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको इसका रासायनिक नाम याद है तो आप इसके सूत्र को बना सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है Ca कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, Cl2 क्लोराइड। अगर हम इन तीनों को मिक्स करेंगे तो इसका सूत्र क्या बनता है, CaOCl2। तो आप इस प्रकार इसका सूत्र भी लिख सकते हैं। अब हम चलते बनाने की विधि। जो व्रंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसको हम बनाते कैसे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, इसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। Ca ब्रैकेट में OH का होल टाइप बुझे हुए चूने की क्रिया जब Cl2 क्लोरीन गैस से कराई जाती है। क्या होता है, क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस से कराई जाती है जब Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 की क्रिया जब कराई जाती है तो हमें उत्पाद के रूप में CaOCl2 क्या प्राप्त होता है, CaOCl2 व्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। साथ में क्या प्राप्त होता है, जल भी प्राप्त होता है। साथ में हमें जल भी प्राप्त होता है। तो बनाने की विधि, तो जो ब्लीचिंग पाउडर या व्रंजक चूर्ण होता है उसको हम कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या, बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला होता है Ca ब्रैकेट में क्या होता है, Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। जब Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस यानी बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो हमें उत्पाद के रूप में CaOCl2 व्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। साथ में जल भी प्राप्त होता है। अब इसके क्या उपयोग हैं, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, जल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक और कृंतकनाशक के रूप में, कागज उद्योग में, काष्ठ लुगदी बनाने में, और ऊन की सुकड़न रहित बनाने में। ऊन क्या करना, ऊन को सुकड़न रहित बनाने में। तो कहाँ कहाँ उपयोग होता है, जल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक और कृंतकनाशक के रूप में, कागज उद्योग में, काष्ठ लुगदी बनाने में, ऊन की सुकड़न रहित बनाने में। तो आइए आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्रंजक चूर्ण का प्रचलित नाम, रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि एवं उपयोग समझ में आ गया होगा। और इसका कहाँ का उपयोग होता है, व्रंजक चूर्ण का या ब्लीचिंग पाउडर का, और इसकी बनाने की विधि क्या है, इसका सूत्र, प्रचलित नाम, रासायनिक नाम, ये सब समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का प्रचलित नाम, रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि का उपयोग लिखिए। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं लिखा है तो इसका आंसर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे दूंगी। तो हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है। क्या होता है, जो आश्रित जल होता है वो विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो आश्रित जल होता है विद्युत का चालक, जो आश्रित जल होता है वो विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि जो वर्षा का जल होता है वो विद्युत का चालक होता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, जो आश्रित जल होता है, कौन सा आश्रित जल, आश्रित जल आयनों में विघटित नहीं होता है। जो आश्रित जल होता है वो आयनों में विघटित नहीं होता है, क्योंकि क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें
लवण नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? लवण नहीं पाए जाते हैं, अतः यह विद्युत का चालन नहीं करता है। क्या करता है? जो आश्रित जल होता है यह आयनों में विघटित नहीं होता है, क्योंकि इसमें लवण नहीं पाए जाते हैं, अतः यह विद्युत का चालन नहीं करता है। तो वर्षा जल कैसे करता है? जो वर्षा जल होता है, वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। जो वर्षा का जल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, जो कार्बोनिक अम्ल बनाती। क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल बनाती है, और यह अम्ल विघटित हो जाती है। और ये अम्ल क्या होते हैं? विघटित हो जाती है, अतः इसमें विद्युत का जल चालन करता है। अतः इसमें क्या होता है? विद्युत का जल चालन करता है। तो हमसे क्वेश्चन में यह पूछा गया था, जो आश्रित जल होता है वो विद्युत का चालन नहीं होता है, जबकि जो वर्षा का जल होता है वो विद्युत का चालन होता है। कैसे? क्योंकि जो आश्रित जल होता है उनमें जो आयन होते हैं उनका विघटन नहीं होता है, क्योंकि उसमें लवण नहीं पाए जाते हैं, अतः यह विद्युत का चालन नहीं करता है। तो वर्षा का जल कैसे करता है? जो वर्षा का जल होता है, क्योंकि वर्षा के जल में क्या घुली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 घुली होती है, जिसके कारण कौन सा अम्ल बनाता है? जिसके कारण वह कार्बोनिक अम्ल बनाती है, और यह अम्ल विघटित हो जाती है। इसी कारण जो वर्षा का जल होता है वो विद्युत का चालन करता है। आई होप आपको 11वां नंबर क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, ताजे दूध का pH मान 6 होता है। कितना होता है? जो ताज़ा दूध होता है उसका pH मान कितना होता है? 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? यह क्वेश्चन दूसरे तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अगर ताजे दूध का pH मान 6 है, जब हम इसे दही बनाते हैं तो क्या इसके pH मान में कोई परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? चलिए देखते हैं। ताजे दूध का pH मान 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। दही बन जाने पर इसमें प्रबल अम्ल उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रबल अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल? प्रबल अम्ल उत्पन्न होगा, अतः इसका pH मान 6 से कम होगा। क्या होगा? इसका pH मान 6 से कम होगा। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो ताज़ा दूध होता है उसका pH मान कितना होता है? 6 होता है। ताजे दूध का pH मान कितना होता है? 6 होता है। जब ये दही में परिवर्तित किया जाता है, दूध से दही में बनना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन? तो दूध का दही में बनना ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। और दूध से दही में बनना, जब दूध से दही बनती है तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? कैसा? दुर्बल अम्ल या प्रबल अम्ल होता है? कैसा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है, जिसके कारण क्या होता है? जो उसका pH मान क्या होता है? pH मान पहले तो 6 होता है। 6 कब होता है? जब ये केवल दूध होता है, बट जब वो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो जो उसका pH मान 6 होता है, 6 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था। जो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे यही पूछ रहा था, ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन? तो क्या परिवर्तन होता है? ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसमें प्रबल अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा? प्रबल अम्ल उत्पन्न होगा, अतः इसका pH मान 6 से कम होगा। अतः इसका pH मान क्या होगा? 6 से कम होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। से पूछा जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अधरोधि, क्या अधरोधि बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जो POP होती है उसे अधरोधि बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। तो क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो आसानी से जल अवशोषित कर लेता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है क्या होता है? आसानी से जल अवशोषित कर लेता है तथा कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। किसका? कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। किसका? कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस की अधरोधि बर्तन में रखा जाए, किसमें? अधरोधि बर्तन में रखा जाए तो संपूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में बदल जाता है। किसमें? जिप्सम में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसमें? जिप्सम में बदल जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 13 में, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अधरोधि बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए या क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा किसका निर्माण करता है? तथा कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस बर्तन में रखा जाए? अधरोधि बर्तन में रखा जाए तो
संपूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में बदल जाता है। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किस में रखना चाहिए? अधरोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। आप आई होप आपको ये 13 नंबर क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या पूछा गया है? एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। इसमें जो ग्वाला है क्या करता है? जो ताज़ा दूध है, और ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। उस दूध में क्या करता है? थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। बेकिंग सोडा इसी को हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। तो जो 14 नंबर में फर्स्ट पॉइंट है, ताजे दूध के पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता? फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है 14 नंबर के क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट ये पूछा है। इसी का सेकंड पॉइंट है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? अधिक समय क्यों लगता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ताजे दूध के पीएच मान जो होता है 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, अतः इसे दूध में मिलाने पर दूध की प्रकृति कैसी? क्षारीय हो जाती। तो क्योंकि जब बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है, अगर इसे हम दूध में मिलाते हैं तो दूध भी कैसा? क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। इसीलिए जो दूध का पीएच मान 6 से बदल कर क्या हो जाता है? थोड़ा क्षारीय हो जाता है। आई होप आपको जो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया वो समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो उसमें पूछा गया है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? क्यों लगता है? दूध को दही बनाने की अम्लीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती। किसकी होती? किसकी आवश्यकता होती है? अम्लीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसलिए दूध को दही बनाने में अधिक समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्योंकि दूध को दही में परिवर्तित होने में अम्लीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। क्योंकि दूध क्या एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो इसके क्या, दूध को दही बनाने में अम्लीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती, इसलिए दूध को दही बनाने में क्या होता है? अधिक समय लगता है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था सेकेंड पॉइंट में, इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि दूध को दही बनाने में किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? अम्लीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसलिए जो दूध होता है उसको दही में बदलने में बहुत टाइम लगता है। आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया उसमें जो दोनों पॉइंट दिए गए वो समझ में आ गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। उसमें पूछा गया, उदासीनकरण या उदासीनीकरण दोनों सेम ही है। उदासीनकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया या उदासीनकरण अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिसमें क्या है? वे अभिक्रिया जिनमें अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। कौन सी अभिक्रिया? वे अभिक्रिया जिसमें कौन कौन आपस में मिलकर लवण जल बनाते हैं, जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर क्या मिलकर? अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। क्या होते हैं? अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण तथा क्या बनाते हैं? जल बनाते। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो क्या होती है? वे अभिक्रिया जिनमें अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते। क्या करते हैं? अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की क्रिया उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल है NaOH, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH की क्रिया जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो NaCl सोडियम क्लोराइड यानी नमक का सूत्र भी यही सेम यही होता है। क्या होता है? NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड या नमक का सूत्र। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो उत्पाद के रूप में हमें नमक सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, साथ में जल भी प्राप्त होता है। साथ में इसके साथ क्या? जल भी प्राप्त होता है। यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? ये क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है।
और जो HCl, HCl यहाँ पे क्या है, अम्ल। HCl क्या है, अम्ल। और जो हमें यहाँ पे उत्पाद के रूप में NaCl प्राप्त हुआ, NaCl यहाँ पे क्या है, ये लवण है। क्या है, उत्पाद के रूप में हमें लवण अब प्राप्त हुआ, और साथ में क्या प्राप्त होता है, जल भी प्राप्त होता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब H2SO4 यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, तो सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, साथ में जल भी प्राप्त होता है। साथ में क्या होता है, जल भी प्राप्त होता है। जो फिर ठीक उसी प्रकार जो NaOH, ये क्या है, क्षार है। H2SO4 अम्ल है कि जब क्रिया होती दोनों की आपस में, तो Na2SO4 उत्पाद के रूप में हमें लवण प्राप्त होता है सोडियम सल्फेट के रूप में, और H2O जल भी प्राप्त होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से ये भी समझ में आया होगा। अम्ल और क्षार क्या होते हैं, किधर अम्ल है और किधर क्षार है। जब इन दोनों की क्रिया हम कराते तो हमें क्या प्राप्त होता है, उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, धोने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, बेकिंग सोडा है, सॉरी, धोने का सोडा या धोने का सोडा यानी व्रंजक चूड़, क्या बोलते हैं, व्रंजक चूड़, इसी को हम धोने का सोडा के बोलते हैं, व्रंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलते हैं, व्रंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर। एवं बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, क्या है, बेकिंग सोडा यानी खाने के सोडा के दो दो उपयोग लिखिए। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, धोने का सोडा यानी ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो पहला है धोने का सोडा यानी ब्लीचिंग पाउडर, क्या होता है, अपमार्जक के रूप में, किसमें, अपमार्जक के रूप में, कपड़े उद्योग में, किसमें, कपड़े उद्योग में, कांच, प्लास्टिक, सोडा, साबुन आदि बनाने में धोने का सोडा या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है धोने का सोडा यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग अपमार्जक के रूप में, कपड़ा उद्योग में, कांच, प्लास्टिक, सोडा, साबुन आदि बनाने में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो बेकिंग सोडा है उसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, पेट की अम्लीयता दूर करने में, झागदार शीतल पेय पदार्थ बनाने में, झागदार शीतल पेय पदार्थ बनाने में यानी जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसको बनाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसलिए बेकिंग सोडा को क्या बोला जाता है, साधारण भाषा में खाने का सोडा, क्या बोला जाता है, खाने का सोडा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है धोने का सोडा या ब्लीचिंग पाउडर एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग लिखिए, तो आप इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, इसका प्रचलित नाम, रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका प्रचलित नाम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया खाने का सोडा, क्या होता है, खाने का सोडा। और रासायनिक नाम सोडियम, क्या होता है, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सूत्र की बात करें तो अगर आपको रासायनिक नाम याद है तो आप इसके सूत्र को आसानी से बना सकते, तो Na सोडियम हाइड्रोजन CO3 हो जाएगा, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। अगर आपको रासायनिक नाम याद है तो आप इसके सूत्र को बना सकते हैं। तब हम तीनों को ऐड करेंगे तो इसका सूत्र क्या बनेगा, NaHCO3, क्या बनेगा, NaHCO3, क्या बनेगा, NaHCO3। तो जो बेकिंग सोडा होता है इसका प्रचलित नाम खाने का सोडा, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सूत्र NaHCO3, क्या होता है, NaHCO3। अब हम पढ़ेंगे बनाने की विधि। जो खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा होता है उसको हम बनाते कैसे कैसे, जो खाने का सोडा होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जब किसकी क्रिया कराई जाती है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 की क्रिया जब H2O प्लस CO3 क्या होती है, CO3 से कराई जाती है, किससे, CO3 से कराई जाती है, तो हमें उत्पाद के रूप में NaHCO3 क्या होता है, क्या प्राप्त होता है, NaHCO3। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो बेकिंग सोडा हमें कैसे प्राप्त होता है, जब
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की क्रिया जल H2O प्लस CO3 सोडियम कार्बोनेट से कराई जाती है तो हमें उत्पाद के रूप में NaHCO3 खाने का सोडा या बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। आई होप आपको इसकी बनाने की विधि भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग, जैसे कि इसमें क्या इसका उपयोग भी पूछा, तो इसका उपयोग फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्या होता है? पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में, सेकेंड है पेट की अम्लता दूर करने में, थर्ड है झागदार शीतल पेय पदार्थ बनाने में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है? क्या होगा जब केक बनाने में ब्रेड बनाने पर बेकिंग सोडा नहीं मिलाया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया क्या होगा जब केक बनाने में ब्रेड बनाने में बेकिंग सोडा को नहीं मिलाया जाता है। जो हम लोग अपने हैप्पी बर्थडे में केक काटते हैं, जो हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ब्रेड लेते हैं, अगर हम बेकिंग सोडा जो पाउडर होता है उसको नहीं मिलाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम केक या ब्रेड बनाने में बेकिंग सोडा नहीं मिलाते हैं तो केक का आकार छोटा तथा कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? जब हम केक और ब्रेड में बेकिंग सोडा का जो पाउडर होता है उसे मिक्स नहीं करते हैं तो केक का आकार छोटा हो जाता है तथा कठोर हो जाता है। इसीलिए जो केक होता है और जो ब्रेड होती है उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि बेकिंग सोडा मिलाने से वो क्या होता है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट यानी मुलायम होता है और वो क्या होता है, उसका आकार भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है, यानी वो फुला केक को फूलाने का काम करता है। इसीलिए क्या होता है, बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है केक में और ब्रेड में। अगर हम उसको नहीं मिलाएंगे तो इससे क्या होगा, केक का आकार छोटा रह जाएगा और कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, केक का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें पूछा गया बुझा हुआ चूना एवं कली का चूना। क्या बुझा हुआ चूना या कली का चूना का प्रचलित नाम, रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पढ़ेंगे, जो बुझा हुआ चूना या इसी को बोलते हैं कली का चूना, तो जो होता है इसका प्रचलित नाम क्या होता है, बिना बुझा चूना। तो क्या होता है इसका प्रचलित नाम क्या होता है, बिना बुझा चूना। रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र की बात करें तो अगर आपको रासायनिक नाम याद है तो आप इसके सूत्र को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सूत्र क्या होता है, CaO। CaO तो Ca यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम, O हो जाएगा ऑक्साइड, O क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। तो O क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, O क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। तो प्रचलित नाम क्या है, बिना बुझा चूना। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र CaO। सूत्र क्या होता है, CaO। अब हम बनाने की विधि देखेंगे। जो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, बिना बुझा जो चूना होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। तो बनाने की विधि में तो इसमें अभिकारक के रूप में क्या होता है, CaCO3। CaCO3 CaCO3 होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर या संगमरमर का रासायनिक सूत्र। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर या संगमरमर का रासायनिक सूत्र। जब इसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, गर्म किया जाता है। क्या होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो हमें CaO उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है, उत्पाद के रूप में हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। क्या होता है, Ca2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, गैस के रूप में बाहर निकलती है। तो बनाने की विधि में कैसे बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, हम कैसे बनाते हैं, इसमें हम CaO क्या लेते हैं, चूना पत्थर को लेते हैं। जब इसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, उत्पाद के रूप में CaO, जिसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें क्या होता है, जो CO2 गैस के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है। तो अब आप जो कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है इसके बनाने की विधि को भी जान चुके हैं। सेम फिर वही नीचे लिखा गया है, जब चूने पत्थर को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो बुझा हुआ चूना CaO प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गैस होती बाहर निकलती है। अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है,
किसका, जो बुझा हुआ चूना होता है इसका उपयोग कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है। पहला है दीवारों पर सफ़ेदी करने में, दूसरा कांच सीमेंट आदि बनाने में, तीसरा वृंजक चूड़ बनाने में, किसमें, वृंजक चूड़ बनाने में, फोर्थ पॉइंट है मृदा की अम्लीयता दूर करने में। मैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला पॉइंट है इसमें दीवारों पर सफ़ेदी करने में, सेकंड है कांच सीमेंट आदि बनाने में, थर्ड है व्यंजक चूड़ बनाने में, फोर्थ है मृदा की अम्लीयता दूर करने में। आई होप अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है बुझा हुआ चूना या कली का चूना का प्रचलित नाम, रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि एवं इसका उपयोग लिखे, तो आप आसानी से इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हैं। तुम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया जिप्सम क्या है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, जिप्सम क्या है। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है क्या होता है जब इसे 100 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है। पूरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, जिप्सम क्या है, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें जिप्सम क्या था। जिप्सम क्या है, जिप्सम फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। जिप्सम क्या है, जिप्सम फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। इसी में सेकंड क्वेश्चन था जब इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी प्राप्त होता है। तो पहला क्वेश्चन था जिप्सम क्या है, जिप्सम फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। जब जिप्सम को किसको, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी क्या है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनता है। अब ये कैसे बनता है, जब इसकी क्रिया किससे, CaSO4.2H2, ऐसे में क्या बोलते हैं हम, जिप्सम। इसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम। जो यहाँ पे लिखा अभिकारक के रूप में हमने क्या लिया, जिप्सम। तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है इसका सूत्र, CaSO4.2H2O। क्या होता है, जिप्सम, CaSO4.2H2O। जब जिप्सम की क्रिया किस पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। क्या होता है, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, यानी क्या प्राप्त होता है, पीओपी। तो इसका सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का सूत्र क्या होता है, CaSO4.1/2H2O प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में। और साथ ही 1/2 यानी 1.5 अणु किसके प्राप्त होते हैं, जल के साथ। इसके साथ ही क्या होता है, 1.5 अणु जल के भी प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था जिप्सम क्या होता है, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाया जाने वाला क्या है, एक पदार्थ है। जब इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त है, क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी हमें पीओपी प्राप्त होता है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2H2 होता है। क्या होता है, CaSO4.1/2H2O होता है। अब जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O। क्या होता है, CaSO4.2H2O। क्या होता है, CaSO4.2H2O। ये होता है जिप्सम का सूत्र। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है जब व्यंजक चूड़ वायु में खुला रखा जाता है। व्यंजक चूड़ क्या होता है, जो व्यंजक चूड़ होता है अगर उसे वायु में खुला रख दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा। जब व्यंजक चूड़ को वायु में खुला रखा जाता है तो इसकी क्रिया शीतल धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सॉरी, तो क्या, जो इसकी क्रियाशीलता होती है क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित, किसमें, वायुमंडल में उपस्थित, क्योंकि ये किसमें, वायुमंडल में, क्योंकि ये वायुमंडल में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके चूना पत्थर बनाता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, चूना पत्थर बनाते हैं।
चूना पत्थर बनाता है। बैठ गई चलाने। क्या होता है? क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके चूना पत्थर किसका चूना पत्थर बना देता है और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। क्या होता है? चूना पत्थर बना देता है और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। चूना पत्थर बना देता है और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। और जो चूना पत्थर इसका सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। तो क्वेश्चन पूछा था क्या होता है जब रंजक चूड़ वायु में खुला रखा जाता है। तो क्या होता है? जब रंजक चूड़ को वायु में खुला रखा जाता है तो इसकी क्रियाशीलता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या चूना पत्थर है उसका सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3 चूना पत्थर बना देता है और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। क्या होता है? क्लोरीन गैस मुक्त करता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे CaCOl2। क्या होता है? CaCOCl2 कैल्शियम इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 जब CaOCl2 की क्रिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? CaCO3 चूना पत्थर CaCO3 उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। क्या होता है? क्लोरीन गैस मुक्त करता है। किसकी क्रिया होती है? जब CaOCl2 की क्रिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो हमें CaCO3 चूना पत्थर या किसका सूत्र होता है? यह संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। यह हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस निकलती है। क्या होती है? क्लोरीन गैस निकलती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 21 में, क्या होता है जब रंजक चूड़ वायु में खुला रहता है। क्या होता है जब रंजक चूड़ वायु में खुला रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जब रंजक चूड़ को वायु में खुला रखा जाता है तो इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके चूना पत्थर CaCO3 बना देता है और क्लोरीन गैस मुक्त कर देता है। जैसे एग्जाम्पल, जब CaOCl2 की क्रिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो हमें उत्पाद के रूप में CaCO3 चूना पत्थर या संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी होता है CaCO3। तो हमें उत्पाद के रूप में CaCO3 प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है जब रंजक चूड़ वायु में खुला रखा जाता है, तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है रुकवा रजिया क्या होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? रुकवा रजिया क्या होता है। तो रुकवा रजिया क्या होता है? तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं? नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो रुकवा रजिया क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसका रेशियो 1:3 होता है। कितना? 1:3 होता है। मिश्रण रुकवा रजिया कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो 1:3 मिश्रण 1:3 अनुपात में जो ये मिश्रण होता है तो इसी मिश्रण को क्या बोलते हैं? रुकवा रजिया कहते हैं। जब ये मिश्रण किसका मिश्रण? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण अगर 1:3 में होता है तो इस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? इस मिश्रण को हम रुकवा रजिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? रुकवा रजिया कहते हैं। तो रुकवा रजिया में कौन सा अम्ल पाया जाता है? रुकवा रजिया में 2 अम्ल पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है नाइट्रिक अम्ल और दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। और इनका रेशियो कितना होता है? ये 1:3। इनका जो मिश्रण होता है 1:3 में इनका मिश्रण होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रुकवा रजिया क्या होता है, तो रुकवा रजिया क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसका रेशियो 1:3 होता है का मिश्रण रुकवा रजिया
कहलाता है। तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर इस प्रकार दे सकते हैं। अब हम चलते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23। उसमें पूछा गया क्या होगा यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनाते समय ताप को नियंत्रण न किया जाए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या होगा यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनाते समय ताप को नियंत्रित या नियंत्रण न किया जाए। क्या होगा जब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनाते समय ताप को नियंत्रण ना किया जाए तो संपूर्ण क्रिस्टलन निकल जाता है। क्या निकल जाता है? संपूर्ण क्रिस्टलन जो जल होता है वो निकल जाता है और उज्ज्वल क्या है? उजल कैल्शियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? अजल कैल्शियम सल्फेट बनता है। अजल यानी जिसमें जल नहीं होता है, और अजल कैल्शियम सल्फेट बनता है। जो कैल्शियम सल्फेट होता है उसका सूत्र होता है CaSO4। क्या होता है? CaSO4 होता है, और अजल कैल्शियम सल्फेट बनता है यानी CaSO4 बनता है, जिसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मृत तपित प्लास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मृत तपित प्लास्टर कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था क्या होगा यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनाते समय ताप को नियंत्रित या नियंत्रण न किया जाए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते समय ताप का नियंत्रण न किया जाए तो संपूर्ण क्रिस्टलन जल, तो जो संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकल जाता है, और अजल यानी जिसमें जल ना हो, अजल कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बनता है, जिसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कैल्शियम सल्फेट बनता है उसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न। क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न। क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। क्या है? सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला बहुविकल्पी है एक घोल का pH मान 4 है। क्या होगा? एक घोल का pH मान 4 है तो वह कैसा होगा? एक घोल का pH मान 4 है तो वह कैसा होगा? वह अम्लीय होगा। हम लोगों ने इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ा था, एक घोल का pH मान 4 है तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा या क्षारीय है? तो कैसा होगा? वो क्षारीय होगा। दूसरा इसमें बहुविकल्पी है नींबू के रस की प्रकृति क्या है? जो नींबू का रस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो नींबू के रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। तीसरा है जलीय विलयन में क्षारक डैश आयन देते हैं। जो जलीय विलयन में क्षारक होते हैं वो कैसे आयन देते हैं? तो जलीय विलयन में जो क्षारक आयन होते हैं वो कैसे आयन देते हैं? OH। कैसे आयन? OH आयन देते हैं। चौथा नंबर है संतरा डैश अम्ल होता है। जो संतरा होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो संतरा होता है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। पांचवा है पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्यंजक चूर्ण का। किसका? व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। किसमें? पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। छठा है टूटी हुई हड्डियों, किसको? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? तो